गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे। और हाँ, अपने यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है कि नहीं। चैप्टर हमारा वही है, वंशगत का आणविक आधार। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ठीक है ये सेंट्रल डोग्मा और जीन अभिव्यक्ति का नियमन अंत में बताया था। ठीक है, उसी के आगे हम बढ़ते हुए इस पाठ में अब अनुलेखन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है कि नहीं, उसके बारे में अब हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा फिर से एक बार कह दें, सब्जेक्ट बायोलॉजी और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है वंशगत का आणविक आधार, इसके रिलेटेड है। तो अनुलेखन के बारे में यहाँ पर हम आज इसी में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं अनुलेखन क्या होता है। ठीक है, अनुलेखन माने ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में इसे अनुलेखन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा कि डीएनए अणुओं की सबसे पहली बात, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। मैंने बता रखा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस में मैंने इसे बताया था, याद है। तो डी फॉर डीऑक्सीराइबो और एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है गाइज, तो डीएनए अणु की विशेष खंडों पर, ठीक है, विशेष खंड का मतलब जैसे ये डीएनए है ना, और इसी के बीच ऐसे क्षारकों का अनुक्रम लगा था, ए का टी के साथ, जी का सी से, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा था। दोस्तों इस डीएनए को आप अगर कभी ध्यान दिए हो तो फेयर लवली के डिब्बे पर भी ये बना होता है। ठीक है, जो फेयर लवली आप लोग लगाते हो उसके डिब्बे पर भी ये संरचना बनी होती है। और उसको वहाँ पर बनाने का क्या अर्थ है, ठीक है, उसको वहाँ पर क्यों इन्वॉल्व किया गया ऐड में, तो मैं आपको बता दूं कि आपका रंग, रूप, आकार, गोरापन, कालापन, लंबापन जो भी है, इसको कौन नियंत्रित करता है, बोलो जीन। और ये होता कहाँ, डीएनए में। यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रंगों को ले जाता है। तो जो फेयर लवली कंपनी वालों है, ठीक है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारा क्रीम फिर डीएनए को चेंज करेगा और डीएनए को चेंज करके आपके रंगों को निखारेगा। क्योंकि आपको पता है जब तक किसी व्यक्ति के आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात डीएनए में, तब तक आने वाली पीढ़ियों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। वो काला का काला रहेगा, गोरा का गोरा रहेगा। लेकिन ये दिखाना चाहते हैं गाइज कि ये हमारा क्रीम डीएनए को चेंज करेगा और डीएनए चेंज होगा तो आपके लक्षण भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, आप एडवर्टाइज पे मत जाया करिए। ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। ठीक है, अनुलेखन में कि डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर, खंड का मतलब यही जो ए का टी के साथ, जी का सी से, टी का जी से, ए का टी से, यही है। तो डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में, ठीक है, यम आरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। ठीक है, किसका संश्लेषण होता है, यम आरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था सेंट्रल डोग्मा में कि डीएनए से यम आरएनए का निर्माण और यम आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण होता है। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वही कह रहा है कि डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में आरएनए अणुओं का निर्माण या संश्लेषण होता है। और यह क्रिया कोशिका के कहाँ होती है, केंद्रक में होती है। मे बी पॉसिबल कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ले अनुलेखन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका के किस भाग में, तो आप कहाँ देख रहे हो, केंद्रक में संपन्न होती है। ठीक है, और यह कोशिका चक्र के अंतराली अवस्था के जीवन और G2 उप अवस्था में होता है। ठीक है कि नहीं। और प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन के शुरू में प्रमोटल स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। मतलब जितने जीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, प्रमोटल स्थल होता है शुरू में, और अंतिम में क्या होता है, समापन स्थल होता है। अतः यम आरएनए का संश्लेषण प्रमोटर स्थल के समीप स्थित सूत्रपार स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फिर देखिए, जैसे गाइस ये डीएनए है ना, और डीएनए में ऐसे खंड होते हैं। और आपको मैंने कहा था कि इसी डीएनए में क्या है, जीन है। क्या है, जीन है। सपोज करिए कि मान लीजिए ये जीन है, ये जो मैंने लाइन दी है, सपोज करिए जीन है। तो इसमें दो पोजीशन होते हैं, एक शुरुआती स्थल होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक एंडिंग पॉइंट होता है, समापन स्थल और प्रमोटर स्थल। तो जो डीएनए से, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है ना, जो डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण हो रहा है, इसका संश्लेषण या निर्माण,
ठीक है। डीएनए में स्थित जो जीन है, जीन के प्रमोटर स्तर माने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है और फाइनल समापन स्थल तक जाकर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि mRNA का निर्माण प्रमोटर स्थल के समीप स्थित सूत्रपाल स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर दिया है कि डीएनए में मान लीजिए जो जीन है उसका जो सूत्रपाल स्तर है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो GCAT होता है। ठीक है कि नहीं। और GCAT से शुरू होकर के GCUA से क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ पहुँचते इस क्रिया में क्या होता है, पहुँचते पहुँचते mRNA का निर्माण होता है। तो देखिएगा डीएनए में GCAT लिप में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश GCAU लिप में, ठीक है, अनुलिपीकरण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अर्थात डीएनए में GCAT का GCAU में क्या हो जाना, लिपिबद्ध हो जाना, बदल जाना, कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, अनुलेखन। और इस क्रिया में क्या होता है, डीएनए से mRNA का निर्माण हो जाता है। ठीक है गाइस, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। अब अनुलेखन की क्रिया विधि, अनुलेखन होता कैसे है, पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, ये सब तो यहाँ पर मैंने इसे भी लिखा है। तो अनुलेखन की क्रिया विधि में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए कुंडली से जुड़ जाना। ठीक है, जैसे ये डीएनए है तो इसमें दो कुंडली है ना, एक ये है और एक ये है, दो कुंडलियां हैं इस तरह से। ठीक है, तो जो आरएनए का पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब डीएनए से mRNA बनना होता है अर्थात अनुलेखन होना होता है, तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के इसी द्वि कुंडली से क्या होकर के जुड़ जाता है और फिर डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना, अर्थात उसके बाद जब जैसे जुड़ता है तो डीएनए की जो श्रृंखलाएं ऐसे वो क्या होती हैं, इस तरह से खुल जाती हैं, अलग हो जाती हैं। फिर उनके क्षारकों का युग्मन होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, अर्थात राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, फिर ये राइबोमोनोफॉस्फाइड जो बदला, ये राइबोमोनोफॉस्फेट के अणु डाइफॉस्टर बंध द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ करके आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अर्थात आरएनए अणु का निर्माण करते हैं। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या होता है, समापन, अर्थात जब क्या हुआ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये मोनोफॉस्फेट क्या हुआ, डाइफॉस्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके पॉली, ठीक है, पॉली माने कई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला बना लिया, अर्थात mRNA का निर्माण कर देता है। ठीक है, और उस समय क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बननी बंद हो जाती है और अंत में जो डीएनए खुला था दोनों कुंडलियां और फिर से जुड़ करके डीएनए अणु के रूप में वापस पुरानी अवस्था में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से डीएनए से mRNA अणु का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। समझ गए कि नहीं। तो ये रहा क्या, अनुलेखन। सभी लोग अनुलेखन को नोट करें और इसकी विधि को नोट करें। ठीक है गाइस, नोट करो फटाफट। तो नोट कर लिएगा आप लोगों ने। हम इसमें अनुलेखन की एक नोट्स आप बना लीजिए, थोड़ा सा वहीं पर कहीं ऐसे स्टार लगा के आप लोग लिख लीजिएगा कि अनुलेखन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक होरोविच, वीज और स्टीवन, इन तीनों लोगों ने मिल करके अनुलेखन प्रक्रिया की खोज की। ठीक है कि नहीं। तो इसे भी नोट कर लेना वहीं पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि हमारा अनुवादन आता है। आज की जो इस वीडियो की दूसरी हेडिंग है अनुवादन, या स्थानांतरण कहते हो या रूपांतरण भी कहते हो, अर्थात अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ये दोस्तों इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, वही है, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। यहाँ इसका एक अर्थ होता है रूपांतरण, बदलना। जैसे इंग्लिश में क्या करते हो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो ना, ट्रांसलेशन कर देते हो, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन कहाँ पर, किससे संबंधित, डीएनए और आरएनए संबंधित। तो आइए देखते हैं कि अनुवादन और रूपांतरण या स्थानांतरण क्या होता है। ठीक है, एक डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि mRNA में, अर्थात मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के एमिनो अम्लों का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रिया को अनुवादन कहते हैं। ठीक है, मतलब mRNA अणु में न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला में एमिनो अम्ल थे, ठीक है, वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्या हो गए, बदल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम अनुवादन या रूपांतरण या स्थानांतरण अर्थात ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है गाइस,
तो यह क्रिया निम्न पदों में होती है। ठीक है, कितने पदों में होती है? निम्न पदों में। यहाँ पर पहला, सबसे पहले क्या होता है अनुवादन क्रिया में कि एमिनो अम्ल संक्रियण होता है, अर्थात एक्टिवेशन ऑफ एमिनो अम्ल, अर्थात एमिनो अम्ल क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। और दूसरा टीआरएनए अणुओं में, ठीक है, जो ट्रांसफर, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आरएनए 3 है, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। तो यहाँ जो टी आरएनए है अर्थात ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए अणुओं से सक्रिय एमिनो अम्ल संलग्न होकर एमिनो एसिड बनाता है। ठीक है, टीआरएनए अणु से सक्रिय एमिनो अम्ल, जो ये एमिनो अम्ल सक्रिय हुआ ये टीआरएनए अणुओं से जुड़ करके एमिनो एसिड बनाता है। ठीक है, और फिर एम आरएनए अणु का राइबोसोम से जुड़ना। ठीक है, अर्थात फिर एम आरएनए क्या होता है? राइबोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है, राइबोसोम से जुड़ जाता है। फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का सूत्रपात या दीर्घीकरण होता है। फिर और अंत में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होता है? अनुवादन क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, अर्थात ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग में जो अनुवादन के प्रति विचार रखना है, जो भी माइंड में गेन करना है, ठीक है, वह यही करना है कि एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो एमिनो अम्ल होता है वह इसे क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदल देता है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद द हेल्प ऑफ एमिनो अम्ल इन एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एमिनो अम्ल, अर्थात एमिनो अम्ल सक्रिय होता है, सक्रिय होकर अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है। एंड फिर से क्या होता है कि यह एमिनो अम्ल एमआरएनए के राइबोसोम से जुड़ जाता है। फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का सूत्रपात दीर्घीकरण होता है, एलांगेशन होता है। फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है? एंडिंग हो जाता है, समापन। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ट्रांसलेशन या अनुवादन क्या होता है बेटा? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है गाइज, तो ये रहा आपका अनुवादन। तो इसमें इस वीडियो में जो दो हेडिंग दी गई, अनुवादन और अनुलेखन, दोनों के पेपर में पूछे जाते हैं टिप्पणी के रूप में, तो आप इन्हें भी क्या करिए? नोट कर लीजिए गाइस, फटाफट नोट करिए, सभी लोग नोट करें। बेटा नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जो कि आपसे रिलेटेड है और आपके पूरे इस बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्मेशन, बॉडी के जेनेटिक्स कैरेक्टर के बारे में है और आपको जानना बहुत जरूरी, पेपर में आए या ना आए लेकिन इस बात को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं उसी के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो क्या चर्चा करेंगे? आइए देखिए, जो हमारा टॉपिक बेटा मानव जीनोम, ठीक है, ह्यूमन जीनोम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फॉर योर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के तौर पर अगर जानकारी के लिए देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पेपर में आए या ना आए लेकिन इसके बारे में तो सबको जानना चाहिए। ठीक है गाइस, तो क्या है मानव जीनोम और मानव जीनोम परियोजना क्या, एसजीपी क्या है, हम इसके बारे में बताने चल रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से दें फटाफट। ठीक है, मानव जीनोम, मानव का मतलब समझ रहे हो, यहाँ जीनोम के अर्थ से क्या है? ठीक है, कि मानव में गुणसूत्रों के एक गुण सेट, आपको पता है कि मानव की कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और वो भी क्या है? डिप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड का मतलब जोड़े में हैं और जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े हैं। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर मैंने कहा मानव में गुणसूत्रों के एक गुणसूत्र अर्थात हैप्लॉइड और सिंगल गुणसूत्र में उपस्थित कुल, ठीक है, कुल डीएनए ही मानव जीनोम होता है। ठीक है कि नहीं? अब आपको हम बता दें कि ये जो डीएनए होता है, ठीक है कि नहीं, ये डीएनए क्या होता है? कल मैंने वीडियो में बताया था आपको कि मानव में 2 × 10 घाते कितना 11 किलोमीटर इतना लंबा डीएनए होता है और यह एक प्रोटीन की सहायता से कुंडलित हो जाता है। तो ये डीएनए क्या होते हैं? आपस में कुंडलित होकर संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? ये आपका इस तरह से गुणसूत्र होता है। ठीक है कि नहीं? बनाते हैं। तो ये डीएनए अगर गुणसूत्र बना रहा है तो इसका मतलब इस गुणसूत्र में डीएनए है। सही है कि नहीं? अब एक गुणसूत्र अगर ये है, इसमें कितने डीएनए हैं? तो वही चीज क्या कहलाता है? मानव जीनोम कहलाता है। अर्थात मानव के गुणसूत्र के हैप्लॉइड गुणसूत्र यानी एक गुणसूत्र में उपस्थित कुल डीएनए की संख्या ही मानव जीनोम कहलाती है। या इसी को एक तरह से और लिख सकते हो कि मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के डीएनए में, ठीक है, सभी गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र हैं और सभी डीएनए में मतलब 46 डीएनए भी होते हैं। तो वही मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के
डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है, ठीक है कि नहीं, न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है उसमें जो सूचनाएं संग्रहित होती हैं। आप बेटा न्यूक्लियोटाइड का मतलब यहाँ पासवर्ड समझ लीजिए, पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड किसी भी चीज़ की जानकारी उसके पासवर्ड में, जब हम पासवर्ड डालते हैं तो नॉलेज हमें मिल जाती है, और जब तक पासवर्ड को डिकोड नहीं करोगे तब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो वैसे डीएनए में भी जो न्यूक्लियोटाइड है वो पासवर्ड का काम करते हैं, और उस पासवर्ड में कौन सी सूचना निहित है इसको जानना, ठीक है, क्या कहलाता है, मानव जीनोम कहलाता है। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों को डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जैव सूचनाएं ही क्या कहलाती हैं, मानव जीनोम कहलाती हैं, ठीक है कि नहीं, मानव जीनोम कहलाती हैं। जैसे बेटा होता क्या है कि एक छोटा सा भी हम बात करें, मोबाइल में चिप लगाते हो ना, वो छोटा सा चिप जरूर है लेकिन उसमें करोड़ों प्रकार के, लाखों प्रकार के फोटो, ठीक है, या उसमें करोड़ों प्रकार के क्या सॉन्ग स्टोन, रिंग स्टोन बना के रखते हो ना, ठीक है कि नहीं, लाखों करोड़ों प्रकार छोटे से चिप में। उसी प्रकार जो आपका डीएनए होता है, उस डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं या जो जीन्स होते हैं वो एक चिप की तरह होते हैं। उसमें न्यूक्लियोटाइड के रूप में क्या होता है, पासवर्ड लगा होता है। उस पासवर्ड में गाने रूपी या फोटो रूपी या संगीत रूपी क्या होता है, लक्षण या सूचनाएं निहित होती हैं, ठीक है कि नहीं। यही क्या कहलाती है, मानव जीनोम कहलाती है, ह्यूमन जीनोम कहलाती है, ठीक है। अगर हम, ठीक है, अगर किसी चिप को जब तक किसी सिस्टम में लगाएंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि इसमें कौन कौन से सॉन्ग हैं, कौन कौन सी सूचनाएं हैं, कौन कौन से उसमें डाटा है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर या मोबाइल में चिप को लगाना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा। तो वैसे जो बेटा मानव जीनोम है, किसी गुणसूत्र में जो डीएनए में जो समस्त उसका न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है, वो जो वो क्या है, वो जो जीन्स हैं वो कौन कौन से लक्षण दिखाते हैं, कौन सा जीन कौन लक्षण नियंत्रित करता है, कौन सा डीएनए कौन से लक्षणों को व्यक्त करता है, इन बातों को जानने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसे मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, अर्थात एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, या मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। मेगा प्रोजेक्ट मतलब महामानव परियोजना। कौन सी परियोजना, महामानव परियोजना, या इसे आप कह सकते हो महापरियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजी में अगर आ जाए कि महापरियोजना क्या है, मेगा माने बेटा महा होता है, प्रोजेक्ट माने परियोजना, ठीक है। इसको एचजीपी का मतलब होता है ह्यूमन, और जी का मतलब होता है जीनोम, और पी का मतलब होता है प्रोजेक्ट। यानी ऐसा प्रोजेक्ट जो मानव में जीनोम को डिकोड करने के लिए बनाया गया है उसे मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे लिखेंगे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्वप्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट की जो नींव है वो नील डासट ने रखी सर्वप्रथम 1983 और 84 में, ठीक है। और अब डिफिनीशन क्या लिखना है मानव जीनोम प्रोजेक्ट कि वह परियोजना जिसमें या जिसके अंतर्गत मानव में विभिन्न डीएनए, ठीक है, कुल 46 डीएनए एक कोशिका में होते हैं, और टोटल कोशिका में मैंने बताया था 2 × 10⁻11 किलोमीटर कुल डीएनए की लंबाई होती है, ठीक है कि नहीं। तो बोलो क्या है, वह परियोजना जिसमें मानव में विभिन्न डीएनए अणु में स्थित विभिन्न जीन्स के क्रम को जानना और उनमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम को जान करके मानव की जैव सूचनाओं को क्या करना, जानना कि कौन से जीन में कौन सा लक्षण व्यक्त करता है, कौन सा जीव निष्क्रिय होता है, कौन सा जीन सक्रिय होता है, और कौन सा जीव मानव में ये रोग फैलाता है, कौन सा जीन मानव में ये लक्षण दिखाता है, गोरापन, कालापन, लंबापन, इन लक्षणों को कौन सा जीन नियंत्रित करता है। इन सब बातों को, ठीक है, जानने का प्रयास किया जाता है। तो उस प्रोजेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, अर्थात एचजीपी कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका ने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, उसका जो ऊर्जा विभाग है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, उन्होंने मानव जीनोम प्रोजेक्ट का सर्वप्रथम लोगो तैयार किया, ठीक है कि नहीं। लोगो का मतलब हर चीज का अपना एक लोगो होता है ना, आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का या किसी भी उसका, टाटा का लोगो होता है टी, वैसे एचपी का भी लोगो होता है, डेल का लोगो, हर कंपनी का अपना लोगो होता है। तो जो अमेरिका देश है उनका जो ऊर्जा डिपार्टमेंट है, उस ऊर्जा डिपार्टमेंट ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट का एक लोगो तैयार किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस लोगो को तैयार करने के बाद वहां पर मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर
कार्य करना शुरू हो गया। और आज दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिक अपने अपने देशों में क्या कर रहे हैं, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के कार्य कर रहे हैं। अर्थात मानव में उपस्थित समस्त डीएनए के अंदर जो जीन है, उस जीनों द्वारा कौन से लक्षण व्यक्त किए जाते हैं, कितने जीन सक्रिय हैं, कितने जीन निष्क्रिय हैं, कौन से जीन क्या करता है, इन सब बातों को क्या कर रहा है, जानने का प्रयास चल रहा है। इसी परियोजना को हम क्या कहते हैं, मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं या महापरियोजना कहते हैं। महापरियोजना दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल का होता है, लेकिन इसमें कितना समय लग जाएगा कि किसी भी मनुष्य के समस्त डीएनए में स्थित जीनों को जान करके उसके द्वारा सक्रिय निष्क्रिय जीन के जो लक्षण उत्पन्न करने, लक्षणों को जान करके पूरी तरह से उसे डिकोड करने में पता नहीं कितने वर्ष लग सकते हैं। इसलिए इसे महापरियोजना कहते हैं। और इसमें जो पैसों की संख्या है बहुत लगेगी, बहुत पैसा लगेगा। डॉलर की बात करें तो खरबों डॉलर लग सकते हैं। और ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों ने बेटा बताया है कि मानव के केवल जीनोम को, अर्थात डीएनए में स्थित समस्त जीन और जीनों में सक्रिय जीन, निष्क्रिय जीन, कौन कौन से जीन कौन कौन से कार्य करते हैं, इन सब बातों को पूरा डिकोड करने में, अगर उसको लिखने के लिए अगर दिए जाए, कुल मिलाकर के 3000 किताब की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के मानव के समस्त जीनोमों का अध्ययन हो पाएगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए इसे महाप्रोजेक्ट कहते हैं। पैसे के साथ साथ लंबा टाइम भी लगना है और 3000 बुक की जरूरत पड़ेगी मानव के जीनोम को ज्ञात करके उसके बारे में लिखने के लिए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मानव मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं या महापरियोजना भी कहते हैं, अर्थात HGP कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है गाइस, अब यहां पर थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है, कि HGP के अंतर्गत पहली बार, ठीक है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार मानव के जो 22वां गुणसूत्र है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें जो 22वां गुणसूत्र होता है वो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहली बार मानव के 22वें गुणसूत्र जो कि सबसे छोटा गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर जो डीएनए है और उसकी श्रृंखला है, उसमें जो जीन है, उनके कार्य, उनके पूरे क्रम को पता लगा करके सन 1900 में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। समझ में आई बात कि नहीं? यानी सन 1900 में सबसे पहली बार मानव का जो एक गुणसूत्र है 22वां वाला सबसे छोटा, उस पर जो डीएनए है, उस डीएनए के क्रम को, उसमें जीनों के क्रम को ज्ञात करके क्या किया गया, पहली बार सन 1900 में प्रकाशित किया गया। ठीक है कि नहीं? इसके बाद 2004, सोचिए, पहले 1900 में और आज 2004, लगभग कितने साल लग गए, बोलो? 104 साल बाद, ठीक है, पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला को 2004 में ज्ञात किया गया और जिससे मानव के पूर्ण आनुवांशिक चित्रण स्पष्ट किया गया। ठीक है कि नहीं? मतलब पहली बार सन 1900 में मानव के 22वें गुणसूत्र का पूरा जीनोम जान करके क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। उसके बाद 104 साल यानी 2004 में क्या किया गया, मानव के समस्त जीनोमों को क्या कर दिया गया, बोलो? श्रृंखला को जान करके उसे, उसके आनुवांशिक चित्रण को स्पष्ट किया गया और अर्थात मानव में समस्त जीनों और उनमें समानता और उनका वितरण जाना गया। मतलब 2004 में मानव के समस्त जीनोम को जान करके, ठीक है, कौन जीन कितने समान हैं, कितने असमान हैं, कौन से जीन एक ही लक्षण व्यक्त कर रहे हैं या अलग अलग व्यक्त कर रहे हैं, इन सब बातों को जान करके उसका क्या किया गया, निरूपण किया गया सन 2004 में। ठीक है गाइस, तो ये रहा मानव जीनोम प्रोजेक्ट। अब सपोज करिए, ठीक है गाइस, कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है, अगर ये जिस दिन वैज्ञानिकों पूर्ण रूप से मानव के या हमारे आपके जीनोमों को जान लिया, उस दिन सक्रिय जीन, ठीक है, सक्रिय जीन जो है और जो निष्क्रिय जीन है, इनको हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे पूर्ण रूप से। और आने वाले समय में जैसे कैंसर होता है जीनों में गड़बड़ी के कारण, तो उस जीन को हम नियंत्रित करके कैंसर जैसे रोगों को भी क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। यानी कहने का मतलब है पूरी मानव संरचना क्या होगी, अंडर साइंटिस्ट हो जाएगी, अंडर मानव ह्यूमन हो जाएगा। एक वैज्ञानिक प्रणाली से पूरी तरह से मानव के दैवी विकास को हम क्या करेंगे, नियंत्रित कर लेंगे और अपने अनुसार जो लक्षण चाहेंगे उसे, ठीक है, डिकोड कर देंगे और जो लक्षण चाहेंगे उसे कोड कर देंगे। ये बातें रहेगी। ठीक है कि जैसे भी कोई मोबाइल है तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल में जिस तरह चाहे कैमरा लगा दे, जितना चाहे प्रोसेसर, जो चाहे उस तरह का सिस्टम कर सकते हैं। उसी प्रकार से मानव में भी हो जाएगा कि आने वाले या बनने वाले भ्रूण में, बेबी में जो चाहेंगे, जो भी लक्षण या जो भी बीमारियां होंगी उनको खत्म
ख़त्म करके नए नए लक्षणों का समावेश कर सकते हैं। ये है मानव जीनोम प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है, ठीक है कि नहीं। तो ये रहा बेटा मानव जीनोम और मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हम इसके उद्देश्यों के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मानव जीनोम का उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तब तक सभी गाइज इस टॉपिक को नोट करें और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, थैंक यू।